नमस्कार साथियों, देखिए आज मैंने क्लास में आपके लिए लिया है बाल विकास यानी सीडीपी से व्यक्तित्व, बुद्धि और अधिगम। ये ऐसा टॉपिक है जो व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम से आपके रीट एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके रीट एग्जाम में व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम से एक एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को देख लेना, आपको व्यक्तित्व और बुद्धि और अधिगम से कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं होगी रीट एग्जाम में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बच्चे रीट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व का अर्थ क्या है। व्यक्तित्व का अर्थ क्या है? केवल बाहरी स्वरूप या फिर केवल आंतरिक गुण या व्यक्ति के संपूर्ण शारीरिक व मानसिक गुण या केवल बुद्धि। देखिए व्यक्तित्व मतलब व्यक्ति के समग्र विशेषताओं का समावेश करता है। जो व्यक्तित्व होता है ना, वो व्यक्ति की समग्र यानी सभी विशेषताओं का समावेश करता है। क्या करता है? समावेश करता है, ठीक है, जिसमें उसका व्यवहार शामिल है, ठीक है, व्यवहार भी शामिल है। और देखिए व्यवहार के अलावा भावनाएं और सोच शामिल होती हैं। जो भावनाएं होती हैं व्यक्ति की और जो सोच होती है वो सभी इस व्यक्तित्व में शामिल होती हैं। तो देखिए ये पूछ रहा है व्यक्तित्व का अर्थ क्या है। तो देखिए व्यक्ति के संपूर्ण शारीरिक, ठीक है, व्यक्ति के संपूर्ण शारीरिक व मानसिक गुण, ये व्यक्ति की विशेषताएं होती हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अर्थ होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा घटक नैतिकता से संबंधित होता है। अब फ्राइड जो है उसके अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा घटक नैतिकता से संबंधित होता है। ईड या फिर अहम ईगो या सुपर अहम सुपर ईगो या फिर अनभिज्ञ मन। जो अनभिज्ञ मन होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है, ये होता है। बताइए क्या होगा, क्या हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो देखिए जो फ्राइड जो हैं इन्होंने सुपर अहम, जो देखिए सुपर अहम नैतिकता क्या है, सुपर अहम नैतिकता और मूल्यों और सामाजिक नियमों को ध्यान में रखता है, ठीक है। जो सुपर अहम नैतिकता और मूल्यों को क्या सुपर अहम, तो जो फ्राइड के अनुसार जो सुपर अहम होता है, ठीक है, सुपर ईगो होता है, वो आपकी सुपर नैतिकता, मूल्यों और सामाजिक नियमों को ध्यान में रखता है, ठीक है। तो फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा घटक नैतिकता से संबंधित है, तो वो सुपर अहम होता है, ठीक है, सुपर अहम। राइट आंसर सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार बहिर्मुखी और अंतर्मुखी के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार क्या है? देखिए जो व्यक्तित्व होता है इसका कौन सा प्रकार बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों। देखिए एक तो बाहरी और अंतर मतलब अंतर्मुखी होता है, एक बहिर्मुखी मतलब बाहरी, ठीक है, व्यक्तित्व का बाहरी विकास और अंतर्मुखी अंदर का विकास। तो देखिए ये पूछ रहा है बहिर्मुखी और अंतर्मुखी के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो जंग का वर्गीकरण या फिर शेल्डन का वर्गीकरण या फ्राइड का वर्गीकरण या फिर स्किनर का वर्गीकरण। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। देखिए जो स्वस्थ मनोवैज्ञानिक जो थे हमारे, स्वस्थ मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग, ठीक है, कौन थे? कार्ल जंग थे, जो व्यक्तित्व को बहिर्मुखी और अंतर्मुखी को विभाजित किया था। जो कार्ल जंग थे इन्होंने व्यक्तित्व को बहिर्मुखी और अंतर्मुखी में विभाजित किया था, ठीक है, कार्ल जंग ने। तो ये क्या है इसमें, देखिए ये आपका जंग का वर्गीकरण, ये कार्ल जंग होगा, जंग का वर्गीकरण। ये व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार बहिर्मुखी और अंतर्मुखी के आधार पर वर्गीकृत किया गया, तो कार्ल जंग का वर्गीकरण, ठीक है, कार्ल जंग। तो राइट आंसर ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बुद्धि किस प्रकार के कारक का परिणाम है। जो बुद्धि है हमारी, ये किस प्रकार के कारक का परिणाम है। केवल आनुवंशिकता का है, केवल वातावरण, या आनुवंशिकता और वातावरण दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जो बुद्धि है ये किस प्रकार के कारण का परिणाम है, बताइए क्या हो सकता है। बुद्धि, तो देखिए बुद्धि का विकास आनुवंशिक गुणों, ठीक है, जो बुद्धि है हमारी ये आनुवंशिक गुणों, ठीक है, आनुवंशिक गुणों और पर्यावरणीय कारकों के संयोजन से होता है, ठीक है, पर्यावरणीय कारकों और इसके संयोजन से होता है, ठीक है, आनुवंशिक गुणों और पर्यावरणीय कारकों। तो बुद्धि का विकास ये पूछ रहा है बुद्धि किस प्रकार के कारक का परिणाम है, तो ये आपका राइट आंसर आनुवंशिकता और वातावरण दोनों हो जाएगा, ठीक है, आनुवंशिकता और वातावरण, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, गिलफोर्ड का बुद्धि मॉडल किस पर आधारित है। जो गिलफोर्ड है इसका बुद्धि मॉडल किस पर आधारित है। द्विकारक सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत,
बहुआयामी सिद्धांत या फिर आपका एकल कारक सिद्धांत। क्या हो सकता है? गिलफोर्ड का बुद्धि मॉडल। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए गिलफोर्ड का बुद्धि मॉडल। देखिए जो गिलफोर्ड थे इनके अनुसार बुद्धि 3 आयामों पर आधारित थी। ठीक है, 3 आयामों पर आधारित थी बुद्धि। ठीक है, और देखिए कौन सी थी? गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल के द्वारा 3 आयाम पर संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, विषय वस्तु और उत्पादन। ठीक है, एक तो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं थी। ठीक है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, और देखिए विषय वस्तु थी। ठीक है, विषय वस्तु थी, और देखिए एक उत्पाद था। ठीक है, तो ये तीनों थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये पूछ रहा है गिलफोर्ड का बुद्धि मॉडल किस पर? द्विकारक सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, बहुआयामी सिद्धांत या एकल। तो ये 3 जो थे, संज्ञानात्मक प्रक्रिया और विषय वस्तु और उत्पादन, तो त्रिआयामी सिद्धांत हो जाएगा। राइट आंसर बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि कितने भागों में विभाजित होती है? जो स्पीयरमैन है इसके अनुसार बुद्धि कितने भागों में विभाजित होती है? 2 में होती है, 3 में होती है, 4 में होती है या फिर 5 में होती है? क्या हो सकता है? देखिए जो स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि कितने भागों में विभाजित होती है? बताइए क्या हो सकता है बुद्धि स्पीयरमैन के अनुसार? तो देखिए स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि आपकी जो है वो स्पीयरमैन सामान्यतः जी फैक्टर और विशिष्ट एस फैक्टर बुद्धि का सिद्धांत दिया था। स्पीयरमैन ने सामान्यतः जी फैक्टर, एक तो जी फैक्टर था, ठीक है, जी फैक्टर था, और एक एस फैक्टर था। ठीक है, एस फैक्टर था, ये बुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पीयरमैन की बुद्धि कितने भागों में विभाजित है? तो 2 भागों में विभाजित है। ठीक है, एक तो जी फैक्टर, एक एस फैक्टर। इसको ध्यान रखना, एक जी फैक्टर होता है, एक एस फैक्टर। जी फैक्टर क्या होता है? सामान्य। ठीक है, सामान्य और विशिष्ट एस फैक्टर होता है। तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 के साथ चला जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि की गणना किस सूत्र से होती है? मतलब बुद्धि लब्धि जो है इसकी गणना कौन से सूत्र पर निर्धारित है? क्या सूत्र है? मानसिक आय इंटू 100 बट्टे वास्तविक आय, या वास्तविक आय इंटू 100 बट्टे मानसिक आय, या मानसिक आय प्लस वास्तविक आय, या मानसिक आय माइनस वास्तविक आय? क्या होगा? बुद्धि आईक्यू बुद्धि की गणना कौन से सूत्र होती है? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो देखिए जो ये सूत्र है बुद्धि का, ये हमारा सूत्र टर्मन ने दिया था। इसको ध्यान रखना, टर्मन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया था, और जिससे मतलब व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता मापी जाती है। जिससे क्या? व्यक्ति की क्या मापी जाती है? बौद्धिक क्षमता मापी जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मानसिक आय इंटू 100 बट्टे वास्तविक आय। तो राइट आंसर आपका ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा गैर मौखिक बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया था? जो गैर मौखिक बुद्धि परीक्षण है ये आपका किसने विकसित किया था? बैक्सलर ने किया था, रेवेन ने किया था, प्याजे ने किया था, बिनेट ने किया था? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए गैर मौखिक बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया था? तो देखिए गैर मौखिक बुद्धि परीक्षण था वो आपका किसने किया था? रेवेन ने किया था। और देखिए कैसे किया था? रेवेन ने प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है, रेवेन जो है इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा मैट्रिक्स, ठीक है, प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स नामक गैर मौखिक बुद्धि परीक्षण विकसित किया था। ठीक है, जो रेवेन थे इन्होंने प्रगति मैट्रिक्स, प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, ठीक है, नामक गैर मौखिक बुद्धि परीक्षण विकसित किया था। इन्होंने गैर मौखिक बुद्धि परीक्षण विकसित किया था। तो ये गैर मौखिक बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया था? तो रेवेन ने किया था। ठीक है, राइट आंसर रेवेन हो जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्दनर का बहुबुद्धि सिद्धांत कितने प्रकार की बुद्धियों को पहचानता है? गर्दनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है, बताइए क्या हो सकता है? जो गार्डनर या गर्दनर ये लिखा है हिंदी में, ठीक है, तो ये बुद्धि सिद्धांत कितने की बुद्धियों को पहचानता है? तो देखिए हावर्ड गार्डनर, ठीक है, जो हावर्ड गार्डनर थे इन्होंने हमारे 8 प्रकार की बुद्धियों को पहचान की थी, 8 प्रकार की। अब जैसे कि तार्किक, भाषाई, शारीरिक, गतिज आदि। अब जैसे मैं आपको कुछ बता दूं, एक तो तार्किक होती है, तार्किक बुद्धि होती है, एक भाषाई बुद्धि होती है, ठीक है, एक शारीरिक बुद्धि होती है, एक गतिज बुद्धि होती है। इन्होंने ऐसे करके आदि मतलब 8 प्रकार की बुद्धियों को पहचाना था हावर्ड गार्डनर ने। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 प्रकार की हो जाएगा, ना 5 होगा, ना फिर आपका ये होगा 6, ना 7 होगा, ये आपका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो बुद्धि परीक्षण होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है बताइए? विद्यार्थियों को वर्गीकृत करना, उनकी प्रतिभा को निखारना, या उनके मानसिक स्तर को मापना, या फिर उन्हें सीमित करना। बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है बताइए? बताइए, अब इसको बताइए, बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? तो देखिए, बुद्धि जो परीक्षण है इसका मुख्य उद्देश्य आपका विद्यार्थियों को वर्गीकृत करना। देखिए क्या होगा, तो देखिए बुद्धि परीक्षण, पहले तो मैं आपको बता दूं, बुद्धि परीक्षण व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमता, ठीक है, व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमता, इसको ध्यान रखना, संज्ञानात्मक क्षमता। और देखिए संज्ञानात्मक क्षमता मापने के लिए उपयोग किया जाता है, पहले तो इसको ध्यान रखना, बुद्धि परीक्षण, ठीक है, व्यक्ति की। और देखिए यहाँ अधिगम से मतलब कोई तात्पर्य नहीं है, बुद्धि परीक्षण व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ये पूछ रहा है आपका कि बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बुद्धि की मुख्य परीक्षण उनके मानसिक स्तर को मापना होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ चला जाएगा, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम का अर्थ क्या है? अब अधिगम देखिए, अधिगम का अर्थ क्या है? जन्मजात व्यवहार, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, या स्वाभाविक विकास, या फिर आपका कोई परिवर्तन नहीं। क्या हो सकता है इसका? राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है? अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताइए। देखिए अधिगम का अर्थ क्या होता है? तो देखिए अधिगम का जो अर्थ है वो आप जानते होंगे, अधिगम वो क्या प्रक्रिया होती है। देखिए अधिगम क्या प्रक्रिया है? जिसके द्वारा व्यक्ति का अनुभव और देखिए अभ्यास, पर्यावरण के प्रभाव से नए व्यवहार का कौशल, मेन चीज होती है कौशल, ठीक है, व्यक्ति का कौशल, जो कौशल विकसित होता है, व्यवहार कौशल विकसित होता है, वही हमारा क्या होता है? अधिगम होता है, ठीक है। जो अधिगम मतलब व्यक्ति के अनुभव, जो अनुभव होता है उसका अभ्यास होता है, पर्यावरण के प्रभाव से व्यवहार होता है, उसका कौशल होता है, ठीक है। कौशल क्या है? सीखना होता है। तो यही व्यक्ति का क्या होता है? अधिगम होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर आपका अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार को होने वाला परिवर्तन हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया था? जो क्लासिकल कंडीशनिंग है ये सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने दिया था, स्किनर ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, या फिर ब्रूनर ने दिया था? जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है ये किसने दिया था? बताइए क्या हो सकता है? क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत आपका देखिए पावलोव ने अपने प्रयोग में कुत्तों की कुत्तों की जो लार होती है, लार, ठीक है, लार होती है, उस प्रक्रिया का अध्ययन करके बताया था कि अधिगम उत्तेजनाओं के जुड़ाव से भी संभव होता है। जो अधिगम होता है वो हमारा जो कुत्ते की लार होती है उससे उन्होंने पता किया था कि स्टिमुल के जुड़ाव से भी संभव होता है, ठीक है। तो जो पावलोव ने किया था, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया था? तो क्लासिकल देखिए पावलोव ने दिया था। राइट आंसर आपका ए ही हो जाएगा, ये गलत हो जाएंगे, ठीक है, ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, संचालनात्मक अनुबंध, ठीक है, ऑपरेट कंडीशनिंग का प्रतिपादन किसने दिया था? संचालनात्मक अनुबंधन बताइए। पावलोव ने दिया था, स्किनर ने, वाइगोस्की ने, या फिर गिलफोर्ड ने? संचालनात्मक अनुबंधन बताइए क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इसका? राइट आंसर बताइए। देखिए संचालनात्मक अनुबंधन, तो देखिए जो संचालनात्मक अनुबंधन होता है ये हमारा देखिए स्किनर ने दिया था, इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये जो ऑपरेट कंडीशनिंग होता है स्किनर ने दिया था। अब देखिए स्किनर ने बताया था कि किसी व्यवहार को मतलब सुदृढ़ करने के लिए पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार दिया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिससे अधिगम प्रभावी होता है, ठीक है। स्किनर ने ये कहा था कि किसी जो व्यवहार होता है उसको शुद्ध करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है? हमारा क्या होता है? रेनफोर्समेंट होता है, ठीक है, जिससे अधिगम हमारा जो प्रभावित होता है, जो अधिगम होता है वो प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर संचालनात्मक अनुबंध ऑपरेट कंडीशनिंग का प्रतिपादन किसने किया था? वो स्किनर ने किया था। ध्यान रखना इस बात को, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के मूल सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? जो थॉर्नडाइक हैं इनके अनुसार अधिगम के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं? तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, या फिर इनमें से कोई नहीं? जो थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं बताइए क्या हो सकता है इसका? राइट आंसर बताइए कमेंट में। देखिए जब तक आप बताओगे नहीं, आप बहुत मतलब बताओगे नहीं तो आप सीखोगे कैसे? इसलिए कमेंट में बताइए क्या हो सकता है।
थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं? देखिए थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के मूल सिद्धांत मैं आपको बता दूं। देखिए थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के लिए व्यक्ति की तत्परता होती है, एक तो ठीक है, तत्परता होती है, तत्परता का नियम होता है, ठीक है, रेडीनेस या निरंतर अभ्यास, एक्सरसाइज, ठीक है, एक तो निरंतर अभ्यास होता है, ठीक है, ये आप क्या एक्सरसाइज होती है, एक सकारात्मक प्रभाव, ठीक है, इफेक्ट आवश्यक होता है, ठीक है, सकारात्मक प्रभाव होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका? देखिए थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो देखिए तत्परता, अभ्यास और प्रभाव तीनों हो जाएंगे, ठीक है, ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, समस्यात्मक अधिगम प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया था? जो समस्यात्मक अधिगम होता है, ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया था? कोलर ने दिया था, ब्रूनर ने दिया था, या आपका वाइगोत्स्की ने दिया था, या आपका पियाजे ने दिया था? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, बताइए समस्यात्मक अधिगम प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए क्या हो सकता है? तो देखिए ये जो सिद्धांत है ये आपका कोलर ने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के आधार पर बताया था, ठीक है, कोलर ने बताया था, कोलर ने दिया था, ठीक है, और देखिए कोलर ने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के आधार पर बताया था, और व्यक्ति पूर्व अनुभवों और अंतर्दृष्टि के माध्यम से समस्याओं को हल करना सीखता है। कोलर ने कहा था कि मनोवैज्ञान जो कोलर थे उन्होंने बताया था कि व्यक्ति जो होता है वो अपने पूर्व अनुभव होते हैं उसके द्वारा सीखता है, और वो अंतर्दृष्टि अपने अंदर के जो भावनाएं होती हैं उनके द्वारा माध्यम से समस्याओं को हल करना सीखता है। तो ये आपका कोलर ने दिया था, तो राइट आंसर आपका कोलर हो जाएगा, ठीक है। ये सिद्धांत ही पूछ रहा है किसने दिया था, तो राइट आंसर आपका कोलर हो जाएगा, ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व का विकास किसके द्वारा प्रभावित होता है? जो व्यक्तित्व होता है इसका विकास किसके द्वारा प्रभावित होता है? केवल आनुवांशिकता के द्वारा होता है, केवल पर्यावरण, या आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों, या फिर केवल शिक्षा? व्यक्ति का विकास किसके द्वारा प्रभावित होता है? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए व्यक्तित्व का विकास। तो देखिए व्यक्तित्व का विकास, देखिए व्यक्ति का निर्माण जन्मजात से आनुवांशिकता और जीवन के अनुभवों पर्यावरण के संयुक्त प्रभाव से होता है। व्यक्ति का जो विकास होता है, निर्माण जन्मजात गुणों, ठीक है, जो आनुवांशिकता होती है उसकी जन्मजात, और जीवन के अनुभवों, जीवन में जो अनुभव सीखता है, ठीक है, और पर्यावरण के संयुक्त प्रभाव से होता है। तो ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? व्यक्ति का विकास किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से होता है, ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, कौन सा सिद्धांत व्यक्ति के व्यवहार को उद्दीपन और प्रतिक्रिया के रूप में देखता है? बताइए कौन सा सिद्धांत, बताइए कौन सा सिद्धांत व्यक्ति के व्यवहार को उद्दीपन और प्रतिक्रिया के रूप में देखता है? व्यवहारवादी सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, या फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए कौन सा सिद्धांत व्यक्ति के व्यवहार को उद्दीपन और प्रतिक्रिया के रूप में देखता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये सीधा सीधा मतलब है हमारा व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार। जो व्यवहारवादी सिद्धांत होता है इसके अनुसार व्यक्तित्व का विकास बाहरी उत्तेजनाओं और उनकी प्रतिक्रियाओं से होता है। जो व्यवहार होता है हमारा व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार, जो व्यवहार होता है, किसी से व्यवहार हुआ, व्यक्ति का विकास बाहरी उत्तेजना, देखिए जब तक उसकी बाहरी उत्तेजना, ठीक है, और उनकी प्रतिक्रियाएं नहीं होंगी किसी के सामने, ठीक है, किसी से प्रतिक्रियाएं नहीं होंगी तो उसका विकास कैसे संबंध है? व्यक्ति का विकास हो ही नहीं सकता। जब से वो किसी की मिलेगा नहीं, किसी से बात नहीं करेगा, तब तक उसका विकास नहीं हो सकता। तो ये कौन सा सिद्धांत व्यक्ति के व्यवहार को उद्दीपन और प्रतिक्रिया रूप में देखता है? तो ये हमारा देखता है व्यवहारवादी। जब तक व्यवहार सही नहीं हुआ तब तक कुछ नहीं हो सकता, तो व्यवहारवादी सिद्धांत हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इन्हें व्यक्तित्व के अंतरंग और बाहरी पहलुओं को जोड़ने के लिए जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है? बताइए। फ्राइड को जाना जाता है, जंग को जाना जाता है, एलपोर्ट को जाना जाता है, कैटेल को जाना जाता है, किसे जाना जाता है? कौन से विज्ञान को जाना जाता है? बताइए। तो देखिए जो कार्ल जंग है हमारे, कार्ल जंग, ठीक है, उनके व्यक्तित्व को बहिर्मुखता और अंतर्मुखता के रूप में विभाजित किया गया है। देखिए एक तो बाहरी, ठीक है, बहिर्मुखता, और एक अंतर्मुखता, ठीक है। इन दोनों में किसके? कार्ल जंग। और कहा है कि हर व्यक्ति में इन दोनों का मिश्रण होता है। देखिए
हर व्यक्ति में बहिर्मुखता और अंतर्मुखता होती है, इन्होंने कहा है कार्ल जंग ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, व्यक्तित्व के अंतरंग और बाहरी, मतलब अंदर अंतरंग और बाहरी, ठीक है, इन दोनों का पहलुओं को जोड़ने के लिए किसे जाना जाता है, तो कार्ल जंग को जाना जाता है। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है ये किस वैज्ञानिक ने दिया था, बताइए। स्किनर ने दिया था, पियाजे ने दिया था, फ्रॉइड ने दिया था, या फिर आपका बेंडूरा ने दिया था, किसने दिया था, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, बताइए बताइए क्या हो सकता है। देखिए ये आपका, देखिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, तो आपका जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है ये आपका फ्राइड ने दिया था, सीधा सीधा मतलब है फ्राइड ने दिया था। जो सिगमंड फ्राइड थे, हमारे सिगमंड फ्राइड थे, उन्होंने व्यक्ति के तीन घटकों को प्रतिपादन किया था। कैसे किया था, देखिए एक तो इड किया था, जो इड होती है, इड को किया था, अहम को किया था, ठीक है, अहम को किया था, ईगो, अहम क्या होता है, ईगो होता है, और एक सुपर अहम, सुपर ईगो को किया था। इन तीनों को किया था फ्राइड ने, सिगमंड फ्राइड ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिगमंड फ्राइड हो जाएगा। राइट आंसर सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैसेल का व्यक्तित्व सिद्धांत कितने प्रकार के लक्षणों पर आधारित है। जो कैसेल हैं उनके व्यक्तित्व सिद्धांत कितने प्रकार के लक्षणों पर आधारित है, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, बताइए क्या हो सकता है। देखिए तो कैसेल का व्यक्तित्व सिद्धांत कितने प्रकार के लक्षणों पर आधारित है, तो देखिए रेडमंड कैटेल थे, रेमंड कैटेल, ठीक है, उन्होंने व्यक्तित्व को 16 मूल लक्षणों में विभाजित किया था। कितनों में किया था, 16 मूल लक्षणों में विभाजित किया था, ठीक है। तो इन्होंने नामक परीक्षण के माध्यम से किया था, पर्सनैलिटी फैक्टर के नाम से, जिसको हम 16 FPF बोलते हैं, ठीक है। इसको 16 पर्सनैलिटी फैक्टर के नामक परीक्षण के माध्यम से इसको मापा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 16 हो जाएगा। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, IQ स्कोर 70 से कम होने पर व्यक्ति को क्या मापा जाता है। जो हमारा IQ स्तर होता है ये अगर 70 से कम हुआ तो व्यक्ति को क्या माना जाता है, प्रतिभाशाली माना जाता है, औसत बुद्धि माना जाता है, मानसिक मंदता माना जाता है, या फिर अति बुद्धिमान माना जाता है, क्या माना जाता है, बताइए क्या हो सकता है। IQ स्तर 70 से कम हो तो क्या माना जाता है। देखिए यदि किसी व्यक्ति का IQ स्तर जो होता है वो 70 से नीचे होगा, 70 से अगर नीचे हुआ तो उसे मानसिक मंदता, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है, मानसिक मंदता, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मानसिक मंदता हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के कितने आयाम होते हैं। जो गिलफोर्ड हैं इनके अनुसार बुद्धि के कितने आयाम हैं, 3 हैं, 6 हैं, 9 हैं, 12 हैं, क्या हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के कितने आयाम हैं, तो देखिए गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के हमारे कितने आयाम हैं। देखिए गिलफोर्ड ने बुद्धि को संरचना, विषय वस्तु, उत्पादन, ठीक है, इन तीनों में आयामों में विभाजित किया था, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। एक तो संरचना होती है, एक विषय होती है, विषय वस्तु होती है, ठीक है, एक उत्पाद होती है। इन तीनों में उन्होंने 3 आयाम में विभाजित किया था, एक ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। तो गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के कितने आयाम हैं, 3 हैं, सीधी सी बात है, ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि के तरल, फ्लूइड इंटेलिजेंस और स्फटिकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस प्रकारों का सिद्धांत किसने दिया था। थर्स्टन ने दिया था, कैटेल ने दिया था, या फिर स्पीयरमैन ने दिया था, या फिर आपका बर्ट ने दिया था, बताइए क्या हो सकता है, बताइए। देखिए जो रेमंड कैटेल हैं इनके अनुसार तरल बुद्धि, ठीक है, एक तो तरल बुद्धि और समस्याओं को हल करने की क्षमता है, जबकि स्फटिकी बुद्धि पूर्व ज्ञान और अनुभव पर आधारित होती है। एक तो तरल बुद्धि नवीन समस्याओं को हल करने की क्षमता पर आधारित होती है, जबकि स्फटिकी बुद्धि होती है वो आपकी पूर्व ज्ञान, पिछले ज्ञान को अनुभव पर आधारित होती है। तो ये पूछ रहा है बुद्धि के तरल, फ्लूइड इंटेलिजेंस और स्फटिकी क्रिस्टल इंटेलिजेंस प्रकार किसने दिया था, तो कैटेल ने दिया था। इसको ध्यान रखना, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
स्टर्न वर्ग के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? स्टर्न वर्ग के अनुसार 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं? बताइए स्टर्न वर्ग के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए रॉबर्ट स्टर्नबर्ग थे, इन्होंने त्रिकोणीय बुद्धि सिद्धांत दिए थे। ठीक है, त्रिकोणीय बुद्धि सिद्धांत ये 3 प्रकार की बुद्धियों को दिए था। विश्लेषणात्मक होता है एक, तो विश्लेषणात्मक, और देखिए रचनात्मक, ठीक है, रचनात्मक, और एक व्यवहारिक बुद्धि की, तीनों की दिया था। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति की मानसिक क्षमता का मूल्यांकन, व्यक्ति को श्रेष्ठ साबित करना, व्यक्ति को स्मरण शक्ति को मापना, कोई नहीं। बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताइए क्या हो सकता है बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य? तो देखिए बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की मानसिक क्षमता का मूल्यांकन करना। देखिए जो व्यक्ति की मानसिक क्षमता का है मूल्यांकन होता है, यही होता है बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य। देखिए बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य ये पता लगाना होता है कि व्यक्ति की किसी कार्य को कितनी कुशलता से कर सकता है, यही तो होता है मापना। व्यक्ति जो है कोई भी, वो कितनी कुशलता से काम कर सकता है, कितनी कुशलता से काम कर सकता है, ये होता है बुद्धि परीक्षण को मापना। तो राइट आंसर आपका ए आंसर सही हो जाएगा, व्यक्ति की मानसिक क्षमता का मूल्यांकन करना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम में प्रयोग और त्रुटि ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, पावलोव ने दिया था, स्किनर ने दिया था, या फिर बेंडूरा ने दिया था? बताइए अधिगम में प्रयोग और त्रुटि सिद्धांत किसने दिया था? क्या हो सकता है इसका? अधिगम में प्रयोग और त्रुटि सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, पावलोव ने दिया था, स्किनर ने, बेंडूरा ने दिया था? देखिए थॉर्नडाइक के अनुसार, जो थॉर्नडाइक थे उनके अनुसार व्यक्ति प्रयास और गलतियों के माध्यम से सीखता है। किसके? एक तो प्रयास से सीखता है, एक गलतियों से सीखता है। जब तक गलती नहीं होगी तब तक व्यक्ति कुछ नहीं सीख सकता। गलतियों के माध्यम से सीखता है, प्रयास के माध्यम से सीखता है। ठीक है, और प्रयोग और त्रुटि विविध कहा जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? त्रुटि कहा जाता है। जब गलतियां होंगी तो त्रुटि उसमें होंगी। तो इसमें अधिगम में प्रयोग में त्रुटि सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक हो जाएगा, ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञानात्मकता, जो संज्ञानात्मक अधिगम कॉग्निटिव लर्निंग पर बल देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन सा है? बताइए, पियाजे है, फ्राइड है, स्किनर है, या फिर आपका थॉर्नडाइक है? बताइए बताइए क्या हो सकता है? संज्ञानात्मक अधिगम कॉग्निटिव लर्निंग पर बल देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन सा है? तो देखिए जो जीन पियाजे थे वो संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसमें सीखना, सोचने और समझने की प्रक्रिया से जुड़ा होता है। इसको आप जानते होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, रीट हो, सीटेट हो, कौन सा भी हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पियाजे हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दिया था? अब ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत बेंडूरा ने दिया था, पियाजे ने दिया था, ब्रूनर ने दिया था, स्किनर ने दिया था? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए। देखिए जो अल्बर्ट बेंडूरा थे, इन्होंने बताया था कि लोग दूसरों के व्यवहार को देखकर और उसकी नकल करके सीखते हैं। जो बेंडूरा थे उन्होंने क्या कहा था? लोग जो सीखते हैं वो दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं और उनकी नकल करके सीखते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? बेंडूरा ने दिया था। राइट आंसर आपका ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यवहारवादी मनोविज्ञान के अनुसार अधिगम किस पर आधारित होता है? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अधिगम किस पर आधारित होता है? उद्दीपन और प्रतिक्रिया के आधार पर होता है, अंतर्दृष्टि, स्मरण, भावनाएं? व्यवहारवादी मनोविज्ञान के अनुसार अधिगम किस पर आधारित होता है? बताइए क्या हो सकता है? बताइए क्या हो सकता है? देखिए मैं आपको बता दूं, व्यवहारवादी मनोविज्ञान का मानना है कि अधिगम जो होता है वो स्टिमुलस और प्रतिक्रिया रेस्पॉन्स के आधार पर होता है। ठीक है, अधिगम उद्दीपन, स्टिमुलस और उनकी प्रतिक्रिया कैसी आती है, रेस्पॉन्स कैसा आता है, उसके आधार पर होता है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान का मानना ये है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? व्यवहारवादी मनोविज्ञान के अनुसार अधिगम किस पर आधारित है? तो उद्दीपन और प्रतिक्रिया। ठीक है, स्टिमुलस और आपका रेस्पॉन्स दोनों के आधार पर होता है। तो राइट आंसर आपका ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समस्याओं को हल करने के लिए क्या आवश्यक है?
जो समस्याएं होती हैं व्यक्ति के, इसको हल करने के लिए क्या आवश्यक होता है? स्मरण शक होता है, अनुभव और तार्किक सोच होती है, या अभ्यास होता है, या फिर आपका नकल होती है? क्या हो सकता है? देखिए क्या हो सकता है बताइए। तो देखिए मैं आपको बता दूं, समस्या समाधान में अनुभव होता है एक तो, ठीक है। अनुभव जो होता है, समस्या का समाधान, अनुभव, विश्लेषणात्मक सोच और तार्किक क्षमता आवश्यक होती है। समस्या समाधान में एक तो अनुभव होता है, विश्लेषणात्मक सोच होती है, और एक आपकी तार्किक क्षमता होती है, ठीक है। ये आवश्यक होती है बहुत ज़्यादा। तो इस ये समस्याओं को हल करने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो अनुभव और तार्किक सोच दोनों होती हैं। तो राइट आंसर आपका बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। अधिगम, बुद्धि और व्यक्तित्व से संबंधित ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जो बच्चे रीट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए जरूर देख लेना इसको, ठीक है। और देखिए जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको रीट की तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। टीचिंग से संबंधित जो भी तैयारी कर रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको टीचिंग से संबंधित तैयारी अब आने वाले समय में कराऊंगा। इसीलिए ये अकेला टीचर है, ये इसीलिए पैदा हुआ है, ठीक है। आपको टीचर बना के ही छोड़ेगा, ध्यान रखना इस बात को, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं अगली क्लास में कल इसी टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।